देश में लोकतंत्र रहेगा, संविधान की धाराएं रहेंगी, लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, यह देश की ओर जाएगा। प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है कि विगत 2 दिनों से एक तरफ चुनाव आयोग और दूसरी तरफ आरएसएस, ये दोनों की एक संधि बनी है जो इस देश से समाजवाद, पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता और उसके नागरिक के मताधिकार के प्रयोग का जो मौलिक अधिकार है उसको कैसे छीन लिया जाए। एक तरफ सेंसस की बात हो रही है, जनसंख्या जनगणना की प्रक्रिया चलेगी, और एक तरफ जो मतदाता हैं उनके अधिकारों को छीना जाएगा। चुनाव आयोग का एक बड़ा अच्छा टैगलाइन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखता है और उसके बाद 3 हमारा जो ट्राइकलर है नीचे उनका एक टैगलाइन है, नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड, कोई मतदाता छूटे नहीं। लेकिन मतदाताओं को छोड़कर ही चुनाव हो, इसकी व्यापक तैयारी बिहार में शुरू हो गई। एक ऐसा तुगलकी फरमान आया है कि 8 करोड़ बिहार के मतदाताओं को 1 महीने के अंदर खुद को बिहारी होने का, बिहार के मतदाता होने का उसको प्रमाण देना पड़ेगा। और प्रमाण कौन सा है? जो भारत सरकार कहती कि जो यूआईडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है, जिसको हम लोग आधार कहते हैं, वो मान्य नहीं। दूसरा, जो आपका एपिक नंबर, जो मतदाता सूची में आपका जो नाम है उसका जो एपिक नंबर होता है, यूनिक नंबर है, ये एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, उसकी भी मान्यता नहीं होती। 2003 के बाद का कोई भी निर्वाचक मंडल का व्यक्ति को अब यह साबित करना पड़ेगा कि उसका नाम 2003 में दर्ज था, यदि था तो ठीक है, और निर्वाचक मंडल का लिस्ट उसको देना पड़ेगा। आप लोग भी वोट डालते होंगे, मैं भी वोट डालता हूं। हम लोग के पास एक पर्ची आता है, या बूथ में जाके राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से एक पर्ची लेते हैं। वहां जो पीठासीन पदाधिकारी है उसके पास जाके उसको दिखाने से वो नंबर खोजकर, नाम खोजकर उसमें टिक मारता है, और फिर आपके उंगली में स्याही लगाने के बाद आपको मतदान करने देता है। यही प्रक्रिया है ना। लेकिन आपको मतदाता सूची लेकर जाना पड़ेगा। आपके माँ पिताजी का जन्म इस राज्य में हुआ है कि नहीं, वो बताना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि बिहार का चुनाव सामने आने वाला है। कि
प्रक्रिया को ऐसा जटिल बना दो कि भाजपा की निश्चित हार से बचाने के लिए बिहार में अफरा तफरी फैला दो और चुनाव को टाल दो और राष्ट्रपति शासन जारी कर दो। ये है खेल। दूसरा खेल कौन खेल रहे हैं? जनरल सेक्रेटरी जो है, जो नंबर 2 पोजीशन में है, होसबोले साहब, आरएसएस के। उन्होंने कहा कि भाई इसमें समाजवाद को हटा दीजिए। ये सब सही नहीं है। पंथ निरपेक्षता को हटा दीजिए। ये सब सही नहीं है, क्योंकि ये 1976 में डाले गए, 42वें संशोधन में। पहले तो होसबोले साहब को हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप लोग भारत के संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? यदि भारत के संविधान को मानते हैं, जो अनुसूची 3 है, पार्ट 3 जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका आर्टिकल 12 से 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स देता है, उसमें 14 से 18 तक इक्विलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, और 25 से 28 पंथ निरपेक्षता की बात करता है। पंथ धर्म नहीं है। तिहत्तर में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग इसलिए है कि उसमें जो आर्टिकल्स है उसका रिफ्लेक्शन इन 2 शब्दों में। इसका मतलब ये 2 शब्द यदि हटा दे, उसके बाद का स्टेप होगा कि उन आर्टिकल्स को भी हटा दो। मतलब संविधान के मूल रूप से मौलिक अधिकार को छिन्न भिन्न कर दो। मताधिकार भी उस मौलिक अधिकार में एक है, इसलिए चुनाव आयोग का ये कदम है। आज एक नया शब्द आया है बाजार में, समाजवादी की जगह अब नमो अडानी, ये व्यवस्था चलेगी। मैं बाबा साहब को थोड़ा उद्धृत करना चाहता हूं। बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था यह वास्तव में एक जीवन पद्धति थी जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है और जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है, और न ही स्वतंत्रता और समानता को अलग किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतंत्रता बहुतों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता चीजों का एक स्वाभाविक क्रम बन सकती है। मतलब सीधा तौर पे पूरे राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक शक्ति कुछ लोगों के पास सीमित कर दी जाए।
जो भाजपा और संघ को मदद करेगा, उसका समर्थन करेगा, उसका वोटिंग राइट होगा, उसको मताधिकार प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। इसलिए संविधान के साथ साथ आपके मताधिकार पर भी हमला है, और दोनों हमले एक साथ हुए। ये गंभीर विषय, क्योंकि जब मामला आया महाराष्ट्र चुनाव का, दिल्ली चुनाव का, उस समय खेल हुआ कि वोटर बढ़ा दिए गए जीतने के लिए। जैसे वो चोरी पकड़ी गई, अब आया कि वोटर कम कर दो जीतने के लिए। मतलब पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान, ईसाई, इनका वोट को कम कर दो, ताकि जो मनुवादी, संघवादी लोग हैं, उनका वोट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दो। क्योंकि जो कागजात मांगे गए वो तो ग्रामीण परिवेश में 90% लोगों के पास नहीं होंगे। बिहार में बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, दक्षिण की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर रोजगार के लिए जाते हैं। कोई लोग तो अपने केवल चुनाव के समय घर आते हैं। और वैसे समाज में 1 महीना का समय देकर एक फरमान ठोक देना, यह हताशा नहीं तो और क्या है। पूरी तरह से व्यवस्था को पंगु बना देना, देश को संविधान से अलग कर देना है। देश की सारी शक्ति मुट्ठी भर लोगों के पास रहेगा, जो अपना नेता भाजपा को मानता है। ये साजिश को आज हम लोग देख रहे हैं। अब ईडी नहीं आने वाला, अब ईसी आ रहा है। मतलब आप समाज से क्या मांगेंगे जब आप समाज को वोट ही नहीं कर पाए? मुख्य गृह मंत्रालय का एक पत्र आपको हम बताए कि ऋग्वेद, अथर्ववेद का लोग ज्ञान दिए थे। वो चिट्ठी आप लोग के पास भी होगी, जिसमें सभा होगी, समिति होगी, सदन होगा, लोकतंत्र होगा। और काम कौन सा हो रहा है? प्रजातंत्र में प्रजा को हटाकर तंत्र के द्वारा शासन का अपने अधिकार में लेना। यह गंभीर समस्या है और मुझे जो जानकारी मिली है, अगस्त माह से इसकी शुरुआत झारखंड में भी होने जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे बताया, चुनाव आयोग का, कि दादा ये काम हम लोग आपके यहां पर भी करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को लक्ष्य दिया गया कि आपके निर्वाचक मंडल को कम से कम मताधिकार का प्रयोग हो पाए और आपके विरुद्ध जो निर्वाचक मंडल है उसकी संख्या को बढ़ा पाए। ये साजिश रचने वाले आप लोग जान लीजिए कि घटाने बढ़ाने का खेल हम लोग समझ गए। कोई चालाकी अब नहीं चलेगी
और देश संविधान से चलेगा।